पोर्शन है जो कि गणित से संबंधित है। आपने कल सिलेबस को देखा था, सहायक शिक्षक में गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के, जबकि शिक्षक में गणित के और विज्ञान के मिला के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो लगभग 20 प्रश्न आते हैं गणित के। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का थोड़ा सा पोर्शन गणित में भी है जो कि गणित से संबंधित है, तो उसको देखेंगे आगे जाके, क्योंकि उसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब बेसिक में आपको क्या पता होना चाहिए, तो बेसिक में आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, किसी भी संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप जब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला पोर्शन देखेंगे जो कि गणित में शामिल है, तो वहां पे जब प्रोग्रामिंग करेंगे, गणित कैसे सीखते हैं, कैसे सिखाते हैं, वहां पे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में ये सब चीजें काम आएंगी। अगर ये सब चीजें पता होंगी, संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन सी संख्या कहां से आरंभ होती है, तो उन चीजों को समझने में और आसानी होगी। इसीलिए आज का जो लेक्चर होगा उसमें आप सीखेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे, इन सारी बातों पर। तो आज का जो टॉपिक होगा आप देख सकते हैं, संख्या की परिभाषा, संख्या के प्रकार, कौन सी संख्या कहां से आरंभ होती है, सारी बातों को देखेंगे। उसके बाद किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, इन बातों को भी समझेंगे। ये आपसे बनेगा तो ही जाके आगे के चैप्टर्स आपसे बनेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप गणित को स्टार्ट करेंगे तो मैथ्स विषय में सबसे पहला लेक्चर आपको यही सीखना होता है कि संख्या क्या होगी, संख्या के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए डिटेल में चर्चा करेंगे, मेरे साथ साथ लिखते भी जाएंगे आप लोग, समझने के साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। नोट्स बहुत अच्छी से बनाइए, क्योंकि नोट्स के बिना कोई भी एग्जाम पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो नोट्स तो आपका बिल्कुल अच्छी से तैयार होना चाहिए। तो एकदम बेसिक चीजों को बता रहा हूं मैं, साथ साथ में लिखते जाएंगे, आपको आगे जाके बहुत सुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले समझेंगे संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि संख्या क्या होती है। संख्या के प्रकार में आने से पहले आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो संख्या क्या होती है, तो संख्या की परिभाषा देखिए, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। देखिए, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है, इत्यादि चीजों में किया जाता है, इत्यादि चीजों में किया जाता है। तो साथ साथ मेरे लिखते चलेंगे, आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, नोट्स भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले आप समझ पा रहे हैं संख्या क्या होती है। तो संख्याएं जो होती हैं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं, इत्यादि चीजों में करते हैं। एकदम आसान सी परिभाषा है। मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। देखिए, संख्या जो है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो संख्या जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक। अब आप सिलेबस देखेंगे तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। यहां तक काल्पनिक संख्या किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आप सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए,
सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको काल्पनिक संख्या कहीं पे देखने को मिलेगा ही नहीं। तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। जो संख्याएं आपको पढ़नी है वो पूरी की पूरी क्या है, वास्तविक है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में है ही नहीं। फिर भी अगर आपका मन कर रहा होगा कि सर काल्पनिक संख्या क्या होती है, कैसी दिखाई देती है, पता तो होना चाहिए। सिलेबस में नहीं है ठीक है, लेकिन क्या होती है, कैसी दिखाई देती है, कम से कम थोड़ा नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो काल्पनिक संख्या जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो केवल कल्पना में हो, इमेजिनेशन में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो, उसको आप बोलेंगे काल्पनिक संख्या। नाम से ही क्लियर है, जो केवल कल्पना में हो, इमेजिनेशन में हो। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या काल्पनिक है? तो वर्गमूल में अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या दी गई है, वर्गमूल में अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या दी गई है, तो ये संख्याएं होती हैं काल्पनिक। इनका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, कहीं पे आप इनका कोई यूज नहीं देखेंगे, ना ही मापने में, ना ही गिनने में। तो इनका जनरली आप यूज देखते ही नहीं है। तो काल्पनिक संख्या जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी संख्याएं जो केवल कल्पना में हो, इमेजिनेशन में हो। पहचानेंगे कैसे? तो आपको पता है वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं आप काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक। इसके अलावा आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा आई का मान होता है वर्गमूल -1, ऐसा आपने देखा होगा। आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, इसका वैल्यू होता है वर्गमूल -1। अब एक बात समझो, मैं वर्गमूल -2 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो, वर्गमूल -2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1 लिख सकता हूं, बिल्कुल। आगे जाके वर्गमूल वाले चैप्टर में ये सब प्रॉपर्टीज आएंगी। ये देखिए, 2 का 1 में गुणा करूंगा तो 2 होता है, लेकिन 2 का -1 में गुणा करूंगा तो क्या होगा? -2। तो ऐसा बोलूं या ऐसा बोलूं, एक ही बात है। वर्गमूल -2 को मैंने तोड़ दिया, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1। अब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 लिखा और वर्गमूल -1 को क्या लिखा? आई। ये देखिए, तो काल्पनिक संख्याएं या तो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी, या तो आई के रूप में भी आपको दिखाई दे सकती हैं। खैर, आपको तो खैर दिखाई ही नहीं देंगी, ये सिलेबस में नहीं है तो आपको दिखाई देंगी ही नहीं। केवल मैं औपचारिकता पूरा कर रहा हूं कि काल्पनिक संख्या को पहचानेंगे कैसे, कि कोई संख्या काल्पनिक है। तो काल्पनिक संख्या वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में रहेगी या तो आई के रूप में रहेगी। ये देखिए एक और एग्जांपल, वर्गमूल -3 को मैं क्या लिख दूंगा? वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल -1। तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 छोड़ूंगा और इसको क्या लिखूंगा? आई। एक और एग्जांपल देखिए, वर्गमूल -4 को मैं क्या लिखूंगा? वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल -1। वर्गमूल 4 का मान 2 होता है। इतना बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता होगा आने वाले कक्षाओं में पता चल जाएगा। तो काल्पनिक संख्या जो केवल कल्पना में हो, जो केवल इमेजिनेशन में हो, जिनका रियल लाइफ में कोई उपयोग ना हो, वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में होंगी या आई के रूप में होंगी, इनको बोलेंगे आप काल्पनिक संख्या। इनको आप बोलेंगे काल्पनिक संख्या। क्लियर है यहां तक? एक बार कमेंट कर दीजिए, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने बताया संख्या क्या है। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। उसके बाद मेन मुद्दे की बात क्या है? संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने समझाया कि काल्पनिक संख्या कैसी दिखाई देती है। ठीक, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब क्या हैं? वास्तविक हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। जब पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, वहां पे ये वास्तविक संख्याओं का पूरा काम आएगा भाई। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वहां पे तो आएगा ही। आप जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे, गणित को सीखना, गणित को सिखाना, ये जो आपका टॉपिक है, वहां पे भी पूरी वास्तविक संख्याओं का काम आएगा। एग्जाम्पल से मैं लूंगा प्रोग्रामिंग करते समय, तो आपको पता होना चाहिए संख्याएं क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। तो हर एग्जाम में काम आएगा, ध्यान रखिए।
सहायक शिक्षक और शिक्षक में तो काम आएगा ही ये। हर एग्जाम में सबसे पहला और बेसिक चैप्टर जो होता है मैथ्स में वो संख्या पद्धति का संख्या ही होता है। अब आते हैं वास्तविक संख्या में, तो काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब की सब क्या होंगी, वास्तविक। काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दीजिए तो सब की सब क्या होंगी, वास्तविक। अब वास्तविक संख्या ही आपको कवर करना है, तो वास्तविक संख्या को अगर आप वर्गीकृत करोगे तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जब आप आगे वर्गीकृत करोगे तो ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृत संख्या, अभी बताऊंगा पूरे डिटेल में मैं। दूसरी होती है पूर्ण संख्या और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। अरविंद जी आप अपना कैमरा को बंद कर लेंगे, आपका कैमरा ऑन है, कैमरा को ऑफ कर लीजिए। अरविंद जी आप चलिए, तो मैं यहां पे संख्याओं का वर्गीकरण आपको बता रहा हूं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है समप्राकृत संख्या, अभी मैं समझाऊंगा एक एक करके सारी संख्याओं को, और दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है समप्राकृत, दूसरी विषम प्राकृत। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, और तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ये देखिए संख्याओं का पूरा वर्गीकरण आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने देखा संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का होगा तो उसके लिए मैं साथ साथ में बोल देता हूं। नंबर होंगे दो टाइप के, पहला होगा रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसको छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक मतलब रियल। अब वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को बोलते हैं रैशनल, अपरिमेय को बोलते हैं इररैशनल। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, समप्राकृत और विषम प्राकृत। इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, मतलब इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। इसके अलावा दो संख्याएं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और दूसरा है भाज्य या विभाज्य। कल सिलेबस समझा रहा था, वहां पे ये संख्याएं आई थी, भाज्य या विभाज्य, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक। अब एक एक करके सारी संख्याओं के बारे में देखेंगे, एक एक करके, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिक चीजें सीखेंगे तो आगे जाके आपका मैथ्स एकदम स्ट्रांग होगा, कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। सबसे पहले प्राकृत संख्या। आप बोलेंगे सर परिमेय संख्या क्यों नहीं बताए, तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लिखेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। साथ साथ में लिखते जाएंगे भाई। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होती है लिखेंगे, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। बहुत बढ़िया, लिखते रहिए। वे संख्याएं जो
गिनने के काम में आती हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब सिंपल सी बात है, देखिए काउंटिंग के काम में आ रही हैं। किसके काम में? काउंटिंग के काम में, गिनने के काम में आ रही हैं। अब किसी भी वस्तु को अगर आप गिनना स्टार्ट करोगे तो कहां से स्टार्ट करोगे? एक से। एकदम साधारण सी सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु को अगर आप गिनना स्टार्ट करोगे, काउंट करना स्टार्ट करोगे तो कहां से करोगे? एक से। जैसे मान लो इस रूम में बहुत सारी चेयर्स रखी गई हैं, उनको मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कितनी चेयर्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट। ये देखिए कितनी चेयर्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट। किसी भी वस्तु को अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो एक से करोगे, कोई भी सामान। तो प्राकृत संख्या जो होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? एक से। तो मैं बोल सकता हूं सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या होगी? एक होगी। 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक जाएगी। एकदम सिंपल सी बात है, कोई वस्तु या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर कोई वस्तु है तो वो कहां से स्टार्ट होगी? एक से होगी। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से। एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। दूसरा लिखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर लिखेंगे, यदि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। If 0 is included in natural number, then it is called whole number. यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। ये देखिए 0 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक। तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या 0, ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या होगी 0। बहुत बढ़िया, ठीक। अब कहां पे गलतियां होती हैं? देखिए आपको लग रहा होगा सर ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आपको सिलेक्शन दिलाती हैं या सिलेक्शन से बाहर कर देती हैं। कैसे बाहर करेंगे? देखो आपको एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने आपसे पूछा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ कितना होगा? एक प्रश्न मैंने ये पूछ लिया आपसे, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। दूसरा प्रश्न मैंने क्या पूछा आपसे? देखो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। अब एक बात समझो, मैंने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 इनका योग बताना है। तो आप क्या करेंगे? इनका योग बता देंगे। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 15। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो गया? 15। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे पूछा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, यहां पे गलतियां होने के चांसेस हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 और 4। अगर 0 पहली पूर्ण संख्या है तो 1 दूसरी पूर्ण संख्या, 2 तीसरी पूर्ण संख्या, 3 चौथी पूर्ण संख्या और 4 पांचवी पूर्ण संख्या। तो इनका योग निकालेंगे आप, ये देखिए इनका योग निकालेंगे तो इनका योग क्या आएगा? 10 आएगा। यहां पे गलतियां होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहली पूर्ण संख्या होती है 0 और पहली प्राकृत संख्या होती है 1। अगर यही नहीं पता है तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा तो जहां पे नंबर मिलना चाहिए वहां पे नंबर कट जाएगा आपका। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पे गलतियां होती हैं।
तो मैंने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो आपने बोला 15। मैंने बोला प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो आपने क्या बोला 10। अगर पहली प्राकृत संख्या 1 है तो पांचवी प्राकृत संख्या 5 होगी, लेकिन पहली पूर्ण संख्या 0 है तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी 4। औसत का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे भी काम आएगा ये। मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्या, तो आप 1 से 25 बोलेंगे, लेकिन मैं बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्या, तो आप बोलेंगे 0 से 24। अगर पहली पूर्ण संख्या 0 है तो 25वीं पूर्ण संख्या क्या होगी 24 होगी। तो एकदम छोटी छोटी बातें हैं जहां से आपको नंबर लेकर आने हैं, नंबर कटने नहीं देना है आपको, क्योंकि यहां पे अगर आपके नंबर कटते हैं, इन छोटी छोटी बातों पे नंबर अगर आपके कटते हैं तो अच्छे प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर आप अच्छे प्रश्न लगा के आ रहे हैं, नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में आपने नंबर अपने गंवा दिए हैं, तो ये काम नहीं करना है। आसान प्रश्न तो करने ही हैं, अच्छे भी करने हैं आपको। तो ध्यान रखेंगे, पहली प्राकृत संख्या 1 जबकि पहली पूर्ण संख्या 0। अगला है पूर्णांक संख्या, लिखेंगे। अगली है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा देखने को मिलता है आपको क्वेश्चन। पूर्णांक संख्या लिखेंगे। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्ण संख्या ही होती है जो धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है। जो धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है। इंटीजर्स आर द होल नंबर्स विच कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। विच कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। मतलब यहां पे नेगेटिव में भी संख्याएं आ जाएंगी, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव संख्याएं भी आ जाएंगी। इंटीजर्स में, पूर्णांक में सब कुछ आता है। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे आप ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे आप शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। और इसको आप क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो पूर्णांक में तीनों संख्याएं आएंगी, ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी। आपने ये स्केल बचपन में पढ़ा होगा। ये देखिए, ऐसा स्केल आपने बचपन में पढ़ा होगा। बीच में ऐसा जीरो बनाते थे, यहां पे +1, यहां पे +2, +3, -1, -2, -3। तो इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको शून्य पूर्णांक और इसको धनात्मक पूर्णांक। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू बढ़ती है। कहने का मतलब यह हुआ कि +2 और +3 में देखना है कौन बड़ा, तो बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू बढ़ती है तो +3 बड़ा होगा सर। 0 और 1 में कौन बड़ा, तो बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू बढ़ती है तो 1 बड़ा होगा सर। -1 और 0 में कौन बड़ा, तो बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू बढ़ती है तो 0 बड़ा होगा सर। बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू बढ़ती है। -3 और -2 में कौन बड़ा होगा? -2, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हैं वैल्यू बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं +2 और +3 में +3 बड़ा होगा, 0 और 1 में 1 बड़ा होगा, -1 और 0 में 0 बड़ा, -2 और -1 में -1 बड़ा। तो 3 प्रकार की संख्याएं आपने देखी। सबसे पहले आपने देखा प्राकृत संख्या, वे संख्याएं जो काउंटिंग के काम में आती हैं। अब काउंटिंग के काम में आती है तो स्टार्ट कहां से होंगी? 1 से होंगी। किसी भी वस्तु को आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 1 से करोगे। दूसरा आपने देखा पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर दोगे तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होगी।
फिर आपने देखा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में ऋणात्मक भी आएगा, शून्य भी आएगा, धनात्मक भी आएगा। ध्यान रखिए, प्रश्न करेंगे तो इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे कि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो वहां पे आपको समझना है कि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या, 1 2 3 4, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला n एक शून्य पूर्णांक संख्या है तो आपको समझना है कि n का मान केवल और केवल शून्य होगा। मैं बोला n एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो आपको समझना है कि n का मान नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है। ऐसे स्टेटमेंट आपको प्रश्न में देखने को मिलेंगे, तो वहां पे आपको देखा हुआ पढ़ा हुआ लगना चाहिए। वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, शून्य पूर्णांक का मतलब क्या होगा। ये सारी बातें आपको आगे जाके दिखाई देंगी। ठीक, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं आप मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया क्या, प्राकृत संख्या, ये देखिए। उसके बाद मैंने बताया पूर्ण संख्या। मैं ये भी बता रहा हूं कहां पे गलतियां होती हैं, तो उस गलती को सुधार लेना। फिर मैंने बताया पूर्णांक संख्या, यहां तक कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं जो संख्याओं का वर्गीकरण मैंने लिखा था उसमें प्राकृत संख्या कंप्लीट हो गया, पूर्ण संख्या कंप्लीट हो गया, पूर्णांक संख्या कंप्लीट। पूर्णांक में आपने देख लिया ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी। अब जल्दी से मेरे को बता दो समप्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को दो पार्ट में तोड़े हैं, एक है समप्राकृत और दूसरा है विषम प्राकृत। तो जल्दी से मेरे को बता दो समप्राकृत संख्या, बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 0 या 2? जल्दी से बता दो, सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है या 2 होती है? 2 होती है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को पता है 0 तो होगी नहीं, देख पा रहा हूं मैं कमेंट सभी के, बहुत बढ़िया, 2 होगी। देखिए बहुत आसान है। क्यों आसान है? आप बोलेंगे सर यहीं पे तो आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं। प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ूंगा, अब प्राकृत संख्या में ही 0 नहीं आता है सर। आप क्या बोलेंगे, सर प्राकृत संख्या में ही 0 नहीं आता है तो सम और विषम में तो 0 आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या को मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं। जब प्राकृत संख्या में ही 0 नहीं है तो सम और विषम में तो 0 आने की बात ही नहीं होगी। तो बहुत आसान है, प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ना है। जो प्राकृत संख्या 2 से भाग जाएगी उसको बोलेंगे सम, और जो 2 से भाग नहीं जाएगी उसको बोलेंगे विषम। ठीक, लिख लीजिए, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 से विभाजित होती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 से विभाजित होती हैं। अब देखिए 2 से विभाजित होती हैं तो 2 4 6 8 10 ये सब क्या हो जाएंगी, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़े हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, सबसे छोटी सम संख्या। ये भी समझ लो यार, 2 से विभाजित। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हो तो 2 का पहला मल्टीपल 2 ही तो होता है। आप ऐसा लिखते हो क्या 2 जीरम 0, ऐसा तो लिखते ही नहीं है। 2 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 2 ही है, तो सबसे छोटी या पहली सम संख्या 2 होगी। 0 को बिल्कुल मत बोलना आप, प्राकृत संख्या में ही 0 नहीं है तो सम और विषम में तो आएगा ही नहीं। लिख लीजिए अगला, विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या ऑड नेचुरल नंबर बोलते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं।
तो आप बता सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 होगी। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1। यहां तक हो गया कंप्लीट। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 और सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या 1। 0 ना तो सम में आएगा ना ही विषम में। ध्यान रखिए भाई, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा बोल देते हैं कि 0 सम संख्या होती है, लेकिन बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 0 सम संख्या नहीं होती है। लकी जी, 0 नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। 0 इंटीजर में ही आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, 0 जो है ये 0 इंटीजर में ही आएगा। ममता जी इंग्लिश का भी लगवा देंगे क्लास। सीमा जी सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी तो बता ही नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे बड़ी कैसे बताओगे? आप खुद सोचो। सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या आप बता ही नहीं सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए उस बात को, कैसे बताएंगे सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या? पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। आगे क्या है देखिए, तो अगला जो संख्या आपको समझना है वो क्या समझना है, तो ये देखिए यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए इन संख्याओं के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं उनको भी समझेंगे। तो अगला जो है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर लिखेंगे इसके बारे में। आप लोग के मन में केवल यह बसा होगा कि सर P बटे Q का रूप है, मतलब विषम संख्या, परिमेय संख्या। आप लोग के मन में केवल यह बसा होगा कि सर P बटे Q का रूप होता है तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन फिर मेरा प्रश्न आएगा आप लोग के सामने कि क्या 3/2 परिमेय संख्या है, क्या 0 परिमेय संख्या है, क्या -1 परिमेय संख्या है, क्या 5 परिमेय संख्या है, क्या -4/3 परिमेय संख्या है? आप लोग जनरली क्या जवाब देते? मैं आपसे पूछता बताओ परिमेय संख्या क्या होती है, तो सामान्यतः जो 90% बच्चे हैं वो क्या बोलते? सर P/Q या अंश बटा हर का रूप जो होता है उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। उसके बाद मैं बोलता एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलते 3/2। फिर मेरा प्रश्न आता क्या 0 परिमेय संख्या होगी, क्या -1 परिमेय संख्या है, क्या 5 परिमेय संख्या है, क्या -4/3 परिमेय संख्या है? तो आपको डाउट आता कि क्या 0 परिमेय संख्या है, क्या -4/3 परिमेय संख्या है। इन डेटा पे आपको डाउट आता कि क्या ये डेटा जो लिखे गए हैं ये तो दिख रहा है स्पष्ट तौर पे कि ये परिमेय संख्या है। इनको लेके आपके मन में डाउट आता कि क्या ये परिमेय है या नहीं है। तो वो डाउट अगर आपको नहीं रखना है तो इसकी परिभाषा को लिखेंगे, समझेंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। लिखिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है। जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह कंप्लीट परिभाषा है परिमेय संख्या की। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, the numbers which can be represented in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब समझेंगे, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। मैं बोला P/Q का रूप, वो तो आप भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये भी ऐड कर रहा हूं कि P और Q यहां पे क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो P का मान मैंने 2 रखा, Q का मान मैंने 3 रखा, तो 2 भी तो पूर्णांक होता है, 3 भी तो पूर्णांक होता है, तो 2/3 को परिमेय बोल देते हैं।
P का मान मैंने 4 रखा, Q का मान मैंने 1 रखा। 4 भी तो पूर्णांक होता है, 1 भी तो पूर्णांक होता है, तो 4/1 या 4 इसको भी बोल देते हैं परिमेय संख्या। आपको पता है डिनोमिनेटर में, हर में, नीचे में 1 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो 4/1 का मतलब 4 ही होता है। मैं बोला P का मान 0, Q का मान 2। आप बोले Q 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 रख सकता हूं, तो 0 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो 0/2 या 0 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। P का मान -3, Q का मान 2, -3 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, तो -3/2 भी क्या है, परिमेय संख्या। P का मान -5, Q का मान 1, -5 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, तो -5 क्या है, परिमेय संख्या। सारी संख्याएं जो भी आप लिख सकते हो सब क्या है, परिमेय। सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। केवल डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, आप इसको परिमेय नहीं बोलोगे, ये परिभाषित ही नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इसको छोड़कर सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। एक बार वापस से बता रहा हूं, मैंने परिभाषा क्या बोला, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह कंप्लीट परिभाषा मैंने बोली है। अब यहां पे आपको समझना है कि P/Q का रूप तो ठीक है, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो मैंने बोला P का मान 2 रखा, Q का मान 3, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, इसीलिए 2/3 क्या है, परिमेय संख्या। P का मान 4, Q का मान 1, 4 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, तो 4/1 या 4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। P का मान 0, Q का मान 2, 0 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो 0/2 मतलब 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। P का मान -3, Q का मान 2, -3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो -3/2 परिमेय संख्या। P का मान -5, Q का मान 1, -5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसीलिए -5 भी क्या है, परिमेय संख्या। डिनोमिनेटर में, नीचे में, हर में 0 नहीं होना चाहिए, यह परिभाषित नहीं होगा। इसको छोड़कर सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। यही कारण है, ये देखिए, यही कारण है कि परिमेय संख्या को जब आपने वर्गीकृत किया था तो ये 3 प्रकार की थी। मतलब सारी प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय। सारी पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय। सारी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय। अब सारी प्राकृत संख्या परिमेय है तो सम और विषम तो परिमेय होंगी ही। सारी पूर्णांक संख्या परिमेय है तो ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक ये भी क्या होंगी, परिमेय। कहने का मतलब अभी तक जितनी संख्याएं आपने पढ़ी हैं वो सब की सब क्या है, परिमेय है। 1 2 3 4 सब परिमेय, 0 भी परिमेय, माइनस वाली भी परिमेय, सारी संख्याएं क्या है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा को ध्यान रखिए। P/Q का रूप नूतन बताऊंगा अभी, जो वर्गमूल में होता है वो अपरिमेय में आता है, इर्रेशनल नंबर में आता है। क्लियर है यहां तक? तो ये परिमेय संख्या आपका कंप्लीट। अगला लिखिए अपरिमेय संख्या। भाज्य और अभाज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी बताऊंगा। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तृप्ति जी, आप बुक के लिए चिंता मत करिए, आपको पूरा मटेरियल यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। मैथ्स के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस सीट्स मिल जाएंगी। जितना मैं क्लास में लिखवा रहा हूं, जितना कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, जितने क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, वो करते रहिए। साथ में आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, वो प्रैक्टिस सीट को सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। विश्वास रखिए, जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो मैं लिखवा रहा हूं, जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, उनको ध्यान रखिए। प्रैक्टिस सीट आपको हर चैप्टर का मिलेगा, जिसमें लगभग 35-40 प्रश्न होंगे। प्रैक्टिस सीट जो कराऊंगा वो तो अलग है, प्रैक्टिस सीट आपको अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। तो आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर चाहिए तो आप अलग से, अब देखिए, मैं बोलूंगा आरएस अग्रवाल ले लो, मैं बोलूंगा एसडी यादव ले लो, राकेश यादव ले लो, अरिहंत ले लो, बहुत सारी बुक हैं। लेकिन आप जो सिलेबस है उसको देख के पढ़िए, कौन सा चैप्टर है कौन सा नहीं है, क्योंकि आप बुक उठाएंगे तो उसमें लगभग 25-30 चैप्टर मिलेंगे आपको।
कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो कि सिलेबस में आपके नहीं हैं, इसीलिए बोल रहा बुक वगैरह का चिंता छोड़ दीजिए, आप मैथ्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा मैं लिखवा रहा हूं, जैसा बता रहा हूं उसको नोट करते जाइए, क्वेश्चंस सॉल्व करते जाइए और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, चैप्टर जैसे ही होगा कंप्लीट आपको उस चैप्टर के लगभग 40 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बाकी डेली क्लासेस का तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही। कल का जो पीडीएफ है वो अपलोड किया जा चुका है, आप टीचमेंट ऐप में ही देख सकते हैं। जो कल क्लास ली गई है तीनों क्लास का पीडीएफ आपको मिल चुका होगा, तीनों क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल चुका होगा। तो पीडीएफ और रिकॉर्डिंग प्रत्येक दिन का आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिन बंधु जी कोई दिक्कत नहीं है, कल का रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी अपलोड किया जा चुका है। चलिए भाई, अपरिमेय संख्या लिखिए इसके बारे में। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। लिखिए भाई, इसके बाद अभाज्य और भाज्य देखेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। देखिए एग्जांपल लिखिए, वर्गमूल 2, ये देखिए वर्गमूल 3, ये सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अभी केवल इतना लिख लीजिए, आगे जाके वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको और भी क्लियर होगा ये। तो अभी केवल इतना समझिए, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 को परिमेय संख्या बोलेंगे भाई, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो वर्गमूल 4 को परिमेय संख्या बोलेंगे आप। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल दशमलव में आएगा उनको बोलेंगे अपरिमेय। वर्गमूल 9, इसका मान होता है 3, तो इसको भी क्या बोलेंगे? परिमेय। इसीलिए बोल रहा हूं वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे और भी चीजें क्लियर होंगी। तो अभी केवल एग्जांपल के लिए लिख लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, ये सब भी क्या हैं? अपरिमेय। नोट कर लीजिए। अभी मैं क्लास के बाद बता दूंगा कैसे पीडीएफ देखना है, इसी बोर्ड में मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, ऐप को खोल के दिखा दूंगा, कहां से जाके आपको रिकॉर्डिंग दिखेगी, कहां से पीडीएफ दिखेगा, मैथ्स का, हिंदी का, बाल विकास वाले चैप्टर का, सारा कुछ बता दूंगा मैं आपको। बिल्कुल चिंता मत करिए, रिकॉर्डेड वीडियो कहां से दिखेगा, जो पीडीएफ मिलेगा वो कहां से दिखेगा, वो सारी बातें मैं 6:30 बजे जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो 5 मिनट का समय लेके मैं सब कुछ बता दूंगा आपको सामने पूरा दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपको देखना है। चलिए 10 मिनट और बचा है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। तो ये हो गया अपरिमेय। चलिए अब सारी संख्याएं हो गई, 2 इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं जहां से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो बीच में लाइन खींच के एक साइड लिखिए अभाज्य संख्या और एक साइड लिखिए भाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलेंगे। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, आरजी जो भी है आप, नेगेटिव वर्गमूल आपको बताया ना, नेगेटिव वर्गमूल ये देखिए लेट ज्वाइन किए थे शायद आप, काल्पनिक संख्या होती है वो। चलिए भाई, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी हो गया। देखिए एक डाउट ये आ रहा है एक बच्चे को कि पाई को क्या लेते हैं, तो सीजीपीएससी मेंस में एक बार पूछा गया था, पाई का वैल्यू अलग अलग होता है, आप 3.14 लेते हैं, रेडियन में अलग होता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा पाई क्या है तो नोट करके लिख लीजिए, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, नोट करके लिख लीजिए। पाई अगर पूछा पाई क्या है तो पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, अलग अलग होता है। तो पाई को जनरली अपरिमेय संख्या बोला जाता है। लेकिन आपसे मैं पूछा 22/7 क्या है बताओ, तो 22/7 को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे।
22/7 को क्या बोलेंगे? परिमेय। नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, पाई को बोलेंगे अपरिमेय। और 22/7 अगर मैं पूछा बताओ 22/7 क्या है, तो 22/7 होता है परिमेय। नोट कर लेंगे इस बात को आप। चलिए, एक साइड लिखिए अभाज्य संख्या, एक साइड लिखिए भाज्य संख्या। इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, इसके बाद बताऊंगा मैं कैसे आपको रिकॉर्डिंग देखना है, कैसे पीडीएफ देखना है। चलिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या में एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से, मतलब खुद से, जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित होती हैं, जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित होती हैं। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो, किसी और से विभाजित ना हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से, मतलब खुद से तथा एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे भाई। अब देखिए क्या होती है एक से बड़ी, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि एक अभाज्य में नहीं आएगा। एक से बड़ी प्राकृत संख्या दो, दो केवल स्वयं से, ये देखिए इसको मैं क्या बोल रहा, स्वयं से बोल रहा हूं। तो दो जो है ये केवल दो से और एक से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी और से होती है क्या? नहीं होती है। ट्राई करके देखो, दो केवल दो से और एक से होगी, मतलब केवल स्वयं से तथा एक से, इसके अलावा किसी और से नहीं होगी, इसीलिए दो क्या है? अभाज्य। तीन की अगर मैं बात करूंगा तो तीन केवल स्वयं से और एक से होगी, इसके अलावा किसी और से नहीं होगी, इसीलिए तीन क्या है? अभाज्य। अगर मैं चार की बात करूंगा तो चार जो है ये स्वयं से और एक से होने के अलावा दो से भी होती है, जबकि परिभाषा बोला है केवल स्वयं से तथा एक से, किसी और से विभाजित ना हो, तो चार अभाज्य में नहीं आएगा। केवल स्वयं से और एक से, तो दो केवल स्वयं से और एक से, तीन केवल स्वयं से और एक से, तीन के बाद क्या आएगा? पांच, पांच केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती है, पांच के बाद सात, सात के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 23, ये सब क्या हो जाएंगी? अभाज्य। केवल स्वयं से और एक से, इसके अलावा किसी और से विभाजित होनी ही नहीं चाहिए। केवल और केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित होनी ही नहीं चाहिए। एकदम क्लियर रखेंगे अपने आप को, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। एकदम आसान परिभाषा है। 9 3 से होती है, किसी और से नहीं होना चाहिए, केवल स्वयं से और एक से। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और आगे भी मिलेंगी आपको, ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य। तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहां पे। पहला पॉइंट लिखेंगे नीचे में एग्जाम्पल लिखने के बाद, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। गलती मत करना, 90% बच्चे एक को बोल देते हैं, इसीलिए मैंने खुद से परिभाषा में ऐसा लिख दिया है, एक से बड़ी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब काउंट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक आध संख्या छूट भी सकती है।
तो याद रखिए 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये पहले पूछा गया था भाई, सीधे सीधे पहले ऐसा सीधे सीधे पूछा भी गया है व्यापम में, इवन पीएससी भी पूछ लिया है। तो याद रखना भाई 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब एक खास बात देखिए, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है पूरे नंबर सिस्टम में, वो 2 है। इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है पूरे नंबर सिस्टम में, वो क्या है? 2 है। समझ आ रहा है? 2 के अलावा कोई भी सम संख्या वो अभाज्य हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने सम संख्या की परिभाषा क्या पढ़ी है? जो 2 से भाग जाए वो सम संख्या। तो 2 के बाद कोई भी सम संख्या लिखोगे तो 2 से तो भाग जाएगी ही वो। तो इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो क्या है? 2 है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 है। ठीक, तो परिभाषा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कराऊंगा आगे जाके मैं। 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा 1 से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो ये मैंने लिख दिया यहां पे। अब आ जाइए किसमें? भाज्य संख्या में। आज का ये लास्ट टॉपिक है। कल बताऊंगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जातीय मान कैसे निकालते हैं। लिखेंगे भाज्य संख्या 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा, जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं तथा 1 से तो हो, उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या हो? विभाजित हो। रमकेश कंवर 2 अभाज्य में आता है भाई। आप देखिए, बुक को पढ़िए। मेरे को पढ़ाते लगभग 6-7 साल हो गए भाई। मैंने जितना पढ़ा है, जितना बुक्स देखा है, 2 को अभाज्य बोलते हैं। आप एक बार बुक देखिए, नेट में देखिए, 2 को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या देखिए, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो केवल स्वयं तथा 1 से हो वो अभाज्य, जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी हो वो भाज्य। जैसे अगर बात करूं मैं 1 की, तो 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। 1 ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। अगर मैं 2 की बात करूंगा तो 2 केवल स्वयं से और 1 से होता है, इसीलिए अभाज्य। 3 केवल स्वयं से और 1 से, इसीलिए अभाज्य। लेकिन 4 जो है ये स्वयं से और 1 से होने के अलावा 2 से भी होता है, तो 4 क्या है? भाज्य है। 5 केवल स्वयं से और 1 से, इसीलिए अभाज्य। लेकिन 6 स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, इसीलिए 6 क्या है? भाज्य। 6 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद 9, 10, ये सब क्या है? भाज्य। तो अभाज्य को छोड़ दो तो बची संख्याएं क्या है? भाज्य। 1 ना तो अभाज्य होगा ना ही भाज्य होगा, 1 ना तो अभाज्य होगा ना ही भाज्य होगा।
तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। आसान है भाई बहुत। जो केवल और केवल स्वयं से और एक से जाएगा वो अभाज्य, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी जाएगा वो भाज्य। चलो बताओ तो 1 से 100 तक, दिमाग लगाओ, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? बताओ कमेंट करके। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं? जगदीश, देवांगन जी, बाकी लोग बताइए। संगीता, विशाल, संजू, टिकेश, सोमेश्वर, यश, टिकेश कुमार गोयल। 75 वाले कृपया ध्यान देंगे, 74 होगी। 74 क्यों होगी? आप लोग क्या बोलते हैं कि सर 25 हो गई अभाज्य, तो बची कितनी? 75। लेकिन ध्यान रखो एक भी तो होता है। 1 से 100 तक बोला हूं तो एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो एक वो हटा दो, 25 ये हटा दो, 26 हटा दिए, तो बची कितनी? 74। ध्यान रखिएगा भाई, 74। बहुत बढ़िया। 75 वाले कृपया ध्यान देंगे, एक भी तो है ना जो कि ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो एक को भी हटाओगे तो बची कितनी? 74। 25 अभाज्य है और एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, 26 को हटा दो, कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। किसी को भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग मैसेज करिए। वॉइस वाला बंद कर दिए हम लोग, वॉइस वाला चालू कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्लास में डिस्टरबेंस बहुत होगा, तो वॉइस वाला बंद कर दिए हैं भाई हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग सिस्टम यहां पे वॉइस का नहीं है, वॉइस वाला बंद ही कर दिए हैं, क्योंकि वॉइस वाला अगर चालू कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगा। सबको म्यूट कर दिए हम लोग यहां से, क्योंकि वॉइस का अगर ऑन कर देंगे हम लोग तो आप लोग का जो थोड़ा मोड़ा भी आवाज आएगा सारे बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, वो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसीलिए बंद कर दिए हैं। जगदीश, देवांगन, 50 तक में देख लो भाई, 1 से 50 तक अभाज्य कितनी है? 15, तो बची कितनी? 35। लेकिन एक को हटा दो तो बची कितनी? 34। 1 से 50 तक 34 हो जाएगी। ये देखो यहां देखो ना, 1 से 50 तक 15 होती है अभाज्य, तो बची कितनी? 35 भाज्य। लेकिन एक भी तो है जो ना कि भाज्य है ना ही अभाज्य, उसको भी हटा दो तो बची कितनी? 34। भाज्य को एक बार और देख लीजिए भाई, जिनको डाउट है। देखिए बहुत आसान है, मैंने क्या बोला? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं से तथा एक से, केवल बोल रहा हूं, जो केवल स्वयं से, स्वयं मतलब खुद से, जो केवल खुद से तथा एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से ना हो। तो आप देख सकते हैं दो जो है केवल स्वयं से और एक से होता है, इसके अलावा किसी और से होता है क्या? नहीं। 3 केवल स्वयं से और एक से, किसी और से होता है क्या? नहीं। तो ये सब हो जाएंगी अभाज्य। भाज्य का मतलब क्या हो जाएगा? जो स्वयं से और एक से हो, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी हो, अन्य संख्याओं से भी हो। जो केवल स्वयं से और एक से होगा वो अभाज्य, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी होगा वो क्या होगा? भाज्य होगा। 4 स्वयं और एक के अलावा 2 से होता है, 6 स्वयं और एक के अलावा 2 और 3 से होता है, 8 2 से होता है, 4 से होता है, 9 3 से होता है, 10 2 और 5 से होता है। तो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी गया तो भाज्य, केवल स्वयं और एक से गया तो अभाज्य। अब क्लियर हो गया होगा जगदीश जी, प्रियंका जी, आपको क्लियर हो गया होगा? देखो ये तो परिभाषा बुक में है, इससे आसान परिभाषा मैं आपको बताता हूं, इससे आसान परिभाषा। अभाज्य, संधि विच्छेद करो इसका, अभाज्य जो किसी से भाग न जाए, ये देखिए, जो किसी से भाग न जाए, जो किसी से भाग ना जाए। देखो खुद से मतलब स्वयं से और एक से तो सब जाते हैं, खुद से और एक से तो सब जाते हैं यार, खुद से और एक से इसको छोड़ दो। जो किसी से भाग न जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी भाग चली जाए वो भाज्य।
2 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं। खुद से और 1 से, इसको छोड़ो, इससे तो सब जाते हैं। जो किसी से भाग न जाए वो अभाज्य। 2 किसी से भाग नहीं जाता, अभाज्य। 3 किसी से भाग नहीं जाता, अभाज्य। 4 2 से जाता है इसीलिए भाज्य। 5 किसी से नहीं जाएगा, अभाज्य। 6 2 से जाएगा, 3 से, भाज्य। 7 किसी से नहीं जाएगा, अभाज्य। 8 2 से जाएगा, 4 से, भाज्य। किसी से भी भाग गया तो भाज्य। मैं बोला 32 क्या है, तो आप बोलेंगे भाज्य है सर, 2 से जाता है, आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी से भी भाग गया तो भाज्य। 31 किसी से नहीं जाता है सर, अभाज्य होगा। ये आसान परिभाषा एकदम। जो किसी से भी भाग गया वो भाज्य, जो किसी से भी भाग नहीं गया वो अभाज्य। एक ना तो भाज्य होगा ना ही अभाज्य, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। चलिए, तो ये लगभग सारी संख्याएं मैंने पढ़ा दी हैं। एक बार मैं बता देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने बताया संख्या की परिभाषा, उसके बाद मैंने बताया संख्या 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को बताया मैंने। उसके बाद मैंने बताया वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या 3 प्रकार की, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या 2 प्रकार की, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। उसके अलावा 2 और संख्याएं हैं जो कि वास्तविक ही हैं, अभाज्य और भाज्य। उसके बाद एक एक करके आपने सारी संख्याओं को समझा। तो इसका काम पूरे मैथ्स में कहीं ना कहीं लगेगा आपको। चलिए कमेंट कर दीजिए तो आपको लेक्चर समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट है, लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो बताइए, मैं उसको क्लियर करता हूं। बाकी जो आप लोग के डाउट्स हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे देखना है, वो सारी बातें समझा रहा हूं मैं अभी। आ गया? एकदम अच्छी से आया? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? याद भी हो गया होगा आप लोग को? ठीक, वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई, ठीक है। डेटा का थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा संजू जी, अब उसका क्या कर सकते हैं यार। घर बैठे अगर क्लास का आप लोग को फायदा लेना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं आप लोग को बता देता हूं क्लासेस आपको कैसे देखनी है, रिकॉर्डिंग्स कहां पे देखनी है, पीडीएफ कहां से मिलेगा, वो सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूं। आप लोग ये वाले विंडो पे जब जाएंगे तो ज्वाइन लाइव क्लास में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपने ज्वाइन किया है। ज्वाइन लाइव क्लास जाएंगे तो आपको क्लासेस दिखाई देने लगेंगी। टाइमिंग 5:30 से 8:30 बजे का है। तो आज और कल का जो डेमो होगा वो इसी में चल रहा है। आगे जाके आप लोग का अलग से रेगुलर बैच बना दिया जाएगा, वहां पे भी आपको यही सिस्टम पूरा दिखाई देगा। तो एडमिशन होने के बाद आपका रेगुलर बैच बना दिया जाएगा। रेगुलर बैच में भी आपको बता रहा हूं क्लासेस कैसे देखनी है। तो आप देखेंगे ये विंडो खुलेगा जहां पे ज्वाइन लाइव क्लास लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करने से आप क्लास को देखने लगेंगे। अगर आपको देखना है कि रिकॉर्डिंग्स कहां पे होंगी, पीडीएफ कहां पे होगा, देखिए ऊपर में जो सेक्शन बने हुए हैं उनको देखिए। नोटिस बोर्ड है, जो भी हमको सूचना देनी होगी आपको, क्लासेस का टाइम मान लीजिए ज्यादा होगा, थोड़ा सा मान लीजिए कोई फैकल्टी चेंज हो रहा होगा, जैसा भी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी वो आपको नोटिस बोर्ड में दिखाई देगी। तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नोटिस बोर्ड में कुछ आया है भाई, तो आप नोटिस बोर्ड में जाके नोटिस देख सकते हैं। अभी फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई यहां पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप रिकॉर्डिंग्स में जाके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। देखिए कल का रिकॉर्डिंग है। अब कुछ बच्चे बोल रहे केवल मैथ्स का है, केवल मैथ्स का नहीं है, इसको ओपन करना। इसमें तीनों लेक्चर हैं, अलग अलग लेक्चर नहीं है, इसमें तीनों लेक्चर हैं। ये देखिए 1 सितंबर का है, इसमें तीनों लेक्चर हैं। मैथ्स का है, हिंदी का है, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास वाला भी है। आप इसको ओपन करके देखना, आपको तीनों दिखाई देगा। तो ऐसा एक ही फोल्डर आएगा, 3 अलग अलग नहीं आएंगे आपके पास। इसी में लगभग 2-2.5 घंटे का जो भी क्लास चला है कल, पूरा इसी में है। अब देखिए स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल पूरा दिखाई देगा। ये देखो, जैसा कि कल आपको सर ने बोला था कि पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये देखिए सिलेबस भी डाला हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा का। ये देखिए गणित का यहाँ पे पीडीएफ है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का भी पीडीएफ है यहाँ पे। ऐसा फोल्डर पूरा बना हुआ है। आप इसमें क्लिक करेंगे, देखिए
ये देखिए 1 सितंबर 2022 का क्लास का पीडीएफ पूरा इसमें अपलोडेड है। प्रैक्टिस सीट भी आपको यहीं पे मिलते रहेगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है आपको। इंग्लिश भी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको दूसरे फैकल्टी पढ़ाएंगे, हर विषय के आपको इंडिविजुअल फैकल्टी मिलेंगे। डेमो को नोटिफिकेशन आते तक करो। चलिए, फीस से संबंधित जो भी आपको बातचीत करना है आप ऑफिस में कॉल करके बात कर सकते हैं। देखिए मोबाइल पे भी दिखाई देगा आपको, मोबाइल पे भी आपको सारा कुछ दिखाई देगा, ये सेक्शन ऊपर में बने हुए दिखाई देंगे आपको, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साइंस भी आपको कंप्लीट कराएंगे भाई, संपूर्ण सिलेबस, एकदम चिंता मत करो यार, पूरा सिलेबस पूरा सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, तो चिंता बिल्कुल मत करिए। ये देखिए मोबाइल में भी है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दिख रहा है मोबाइल में ऊपर सेक्शन बना हुआ है, समरी, चैट, रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल, ये देखिए टेस्ट, होमवर्क, नोटिस बोर्ड, सारा कुछ है, तो चिंता मत करिए, सब कुछ है, देखिए सारा कुछ है। मोबाइल में भी आपको दिखाई देगा, लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी, जहां पे भी आप देख पा रहे हैं सभी जगह पे आपको ये सेक्शन बने हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। क्लासेस रेगुलर चलेंगी, रिकॉर्डिंग्स रेगुलर आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दी जाएगी, पीडीएफ भी आपको क्लास का उसी दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सीट, स्टडी मटेरियल, आपको सब कुछ दिया जाएगा। हर विषय के अलग अलग फैकल्टी हैं, इंडिविजुअल फैकल्टी हैं, सारे फैकल्टी अच्छे हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 6 दिन का डेमो नहीं हो पाएगा, 3 दिन का डेमो है, आज और कल डेमो चलेगा। बाकी आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो हमारे फैकल्टीज की डेमो क्लासेस आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डेमो क्लासेस हैं, आप वहां पे जाके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। तो मैं कल मिलता हूं आप लोगों से, जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको पढ़ के आएंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, समस्या कुछ भी आप लोगों को नहीं होगी। रिकॉर्डिंग्स को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उसी में आप देख सकते हैं जब तक आप देखना चाहते हैं, 2 बार 3 बार, जितने बार देखना चाहते हैं उतने बार देख सकते हैं आप। चलिए ठीक, धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।